हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज हम करने वाले हैं हमारे स्टैट्स का पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, इसीलिए एक सिंगल वीडियो में वन शॉट लेक्चर में पूरा चैप्टर तुम्हें समाप्त करा दूंगी, शुरू से एंड तक सब समझा दूंगी। देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, ठीक है, तुम्हें कुछ ज्यादा समझना ही नहीं है। 15 मिनट में भी अगर तुम 1.5x 2x पे भी सुन लोगे तो भी तुम्हारा काम डन हो जाएगा। पर हाँ, एक बार बस जाके रिवाइज जरूर कर लेना, बुक में से रीड कर लेना, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने नाम की अटेंडेंस लगाओ कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है, कुछ भी चाहिए हो तो फॉलो कर लेना। और आ जाओ शुरू करें स्टैट्स का पहला चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, पहले देखो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर देखेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। कहते हैं इकोनॉमिक्स में हम हमारे ह्यूमंस के बिहेवियर को पढ़ते हैं। क्या बिहेवियर? कि जो मेरा कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगी, एक जो मेरा प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, जो मेरी सोसाइटी है उसको मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। देखो ये सब्जेक्टिव है कि एक कंज्यूमर कब ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है। तुमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में देखा होगा कि मैं एप्पल को ज्यादा प्रेफर करती हूँ या ऑरेंज को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। तो मेरी सेटिस्फैक्शन मेरे बिहेवियर के अकॉर्डिंग मुझे डिटरमाइन करनी पड़ेगी। पर जहां ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी वहीं पे प्रोड्यूसर उतना सामान बनाएगा, बेचेगा, वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम हम डिटरमाइन करेंगे। आगे जाके बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ना हम क्या कर रहे हैं, इंसानों के बिहेवियर की स्टडी करना चाहते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारे जितने भी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उसको कैसे अच्छे तरीके से एलोकेट करें कि कंज्यूमर भी खुश, प्रोड्यूसर भी खुश, सोसाइटी भी खुश। देखो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। इंसान कभी भी 100% खुश नहीं हो सकता, फिर भी वो चाहेगा और पैसा मिल जाए और जमीन जायदाद मिल जाए और कुछ मिल जाए। पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं, पैसा, लैंड, वाटर, सब कुछ लिमिटेड है। हम खुद लिमिटेड टाइम के लिए हैं धरती पे, तो सब कुछ लिमिटेड है बेटा। तो हम जो है अपने लिमिटेड स्कैर्स रिसोर्सेज को कैसे सही तरीके से एलोकेट करें, उस चीज के लिए हमें पढ़ना पड़ता है ह्यूमंस का बिहेवियर। क्योंकि मैं देखूंगा जहां पे लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है वहां पे ज्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट कर दूंगा, ज्यादा रिसोर्सेज को वहां पर लगा दूंगा। उसके लिए पता तो होना चाहिए ना सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रही है। वो सेटिस्फैक्शन क्या है, हमारा ह्यूमन का बिहेवियर है, और उसी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो स्कैर्स रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए सेटिस्फैक्शन का पता करना जरूरी है। सेटिस्फैक्शन इज अ ह्यूमन बिहेवियर जिसकी स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। अब दूसरी चीज आती है स्टैटिस्टिक्स क्या है, पूरी की पूरी किताब है। तो देखो स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है और तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो इसलिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, नहीं। स्टैटिस्टिक्स एक जनरल सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एक जनरल सब्जेक्ट है। तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी अगर न्यूमेरिकल डेटा, अगर कभी भी नंबर्स से रिलेटेड काम करना है तो तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तुम आगे जाके किसी भी फील्ड में काम करो, तुम्हें वहां पे नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें वहां पे डेटा की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें वहां पे रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, ताकि तुम अपना फाइनल सॉल्यूशन निकाल सको। तुम पीएचडी करते हो, दुनिया में किसी भी चीज की पीएचडी कर लो, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि पीएचडी में थीसिस बनाना होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, रिसर्च करनी होती है, तो उसमें डेटा चाहिए, नंबर्स चाहिए, तो स्टैटिस्टिक्स चाहिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि तुम्हें अगर डेटा से एवरेज भी निकालना है कि तुम्हारे मार्क्स आ रहे, मार्क्स से निकालते हो ना 98% मार्क्स बने, 70% मार्क्स बने, ये जो मार्क्स निकाले हैं कि 70% बनी है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया, एवरेज निकाला है तुमने, मीन निकाला है। वो फॉर्मूला किसने दिया है? स्टैटिस्टिक्स ने दिया है। तो थोड़े से 4 पेपरों के थोड़े से नंबर्स पे तुमने काम करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज कर लिया, बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में तुम क्या कर रहे हो, कहीं भी अगर नंबर्स के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन लगा रहे हो, कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। तुमने एवरेज किया है, मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी निकाला है, वो सब कुछ स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है। तो स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल डेटा एंड इज द फील्ड ऑफ मैथ्स दैट जनरली डील्स विद कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो अगर तुम्हें नंबर्स के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले डेटा चाहिए तो होगा, कलेक्ट तो करना होगा। तुम पूछो मैम मेरा कितना परसेंटेज बना,
मैं बोलूंगी बेटा पहले मार्क्स तो बताओ, मार्क्स बताओ मुझे, तभी तो कैलकुलेट करूंगी कि कितना परसेंटेज बना। बिना मार्क्स के मैं कैसे कैलकुलेट कर लूंगी कितना परसेंटेज बना। तो सबसे पहले कलेक्ट करोगे डेटा को, फिर मैं उसको एक टेबल की फॉर्म में लिखूंगी कि अच्छा अकाउंट्स में इतने हैं, इको में इतने हैं, बिजनेस में इतने हैं। मैं पूरा उस डेटा को ढंग से लिखूंगी, फिर उससे इंटरप्रिटेशन करूंगी, फिर उससे निकालूंगी कोई फॉर्मूला लगा के, कुछ ना कुछ एनालिसिस करके मैं निकालूंगी कि भैया तुमने कैसा परफॉर्म किया है, कितना स्कोर आया है। इट इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस दैट यूजेस डिफरेंट क्वांटिटेटिव मॉडल्स। अलग अलग क्वांटिटेटिव मॉडल, सिंपल भाषा में बोला जाए अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग चीजों को यूज करता है ताकि वो आंसर निकाल सके। ठीक है, to produce a set of experimental data or studies of real life. It is an area of applied maths concerned with data collection. पहले डेटा को कलेक्ट करोगे, एनालिसिस करोगे, इंटरप्रेट करोगे माने उसमें से कुछ रिजल्ट निकालोगे एंड उस रिजल्ट को सही तरीके से प्रेजेंट करके बताओगे। ठीक है जी, तो पहले डेटा कलेक्ट किया, फिर उस डेटा का एनालिसिस किया, उससे कुछ रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट को प्रेजेंट करके किसी को एक टेबल की फॉर्म में, एक चार्ट की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में तुम शो करोगे। तो ये सब कुछ कलेक्शन से लेके प्रेजेंटेशन तक, इंटरप्रिटेशन तक सब कुछ तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। सिंपल भाषा में बोला जाए A to Z ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा पे काम करने का जो भी काम करना है A to Z सब कुछ स्टैटिस्टिक्स में आता है। आगे चलते हैं जी। अब 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में तुमने पढ़ा था अपनी क्या कहते हैं माइक्रो में भी, वही चीज थोड़ी सी यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। स्कैरसिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। अगर किसी भी चीज की बेटा जी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तुम कहते हो मैम मुझे 10 एप्पल चाहिए पर बाजार में सिर्फ 4 ही एप्पल अवेलेबल है, उससे ज्यादा एप्पल्स है ही नहीं, तो उसको बोला जाएगा स्कैरसिटी की डिमांड इज मोर देन सप्लाई। जब स्कैरसिटी होती है तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो वहीं पे सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू होती हैं। इंसानों की जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वहां पे स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आती है। डिमांड अनलिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है, तो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगर स्कैरसिटी नहीं होती इकोनॉमिक्स नहीं होती, अगर स्कैरसिटी नहीं होती इकोनॉमिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो आज तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम 100 रुपए से जाके फॉर एग्जाम्पल कुछ खाना भी खा सकते हो, कपड़े भी खरीद सकते हो। 100 में तो नहीं आएंगे, चलो 1000 रुपए लगा लेते हैं कि तुम 1000 रुपए में जाके खाना भी खा सकते हो, कपड़े भी खरीद सकते हो, मूवी भी देखने जा सकते हो। ठीक है, लेकिन तीनों नहीं कर सकते हो, तीनों नहीं कर सकते हो। 1000 रुपए से या तो फूड और क्लोथ्स और मूवी, यू कैन नॉट डू ऑल ऑफ देम। यू वांट टू डू ऑल ऑफ देम? यस, यू वांट कि मैं खाना भी खाऊं, मूवी भी देखूं, कपड़े भी खरीदूं। कैन यू डू ऑल ऑफ देम इन 1000 रुपीज? नो, यू कैन नॉट। तुम्हें या तो खाने पे खर्च करना पड़ेगा, या कपड़े पे, या मूवी पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है स्कैरसिटी की, समझ रहे हो? तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तीनों कर सको, पर करना चाहते हो तीनों। अब तुम्हें नहीं पता कि 1000 रुपए से करूं तो करूं क्या, खाना खाऊं, मूवी देखूं, कपड़े खरीदूं। अब तुम सोच में बैठ गए, अगर खाना खाऊंगा तो ऐसा होगा, कपड़े खरीदूंगा तो वो लंबे टाइम तक चलेंगे, मूवी देखूंगा तो ज्यादा मजा आएगा, 3 घंटे टाइम पास हो जाएगा, खाना खाने जाऊंगा आधे घंटे में, कैफे से बाहर आना पड़ेगा 1 घंटे में, है ना। अब तुम अपना एनालिसिस कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? अपने बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो, समझ रहे हो कि मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये कम अच्छा लगता है, ये 1 साल चलेगा, ये 2 घंटे चलेगा, एंड सो ऑन। यहीं पर आ रही है हमारी इकोनॉमिक्स, यहीं पर आ रही है हमारी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, कि यहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ रहा है, एक डिसीजन लेना पड़ रहा है। वो डिसीजन लेने में तुम्हें हेल्प कौन करता है? इकोनॉमिक्स, समझ गए? क्योंकि तुम्हारे पास कैश रिसोर्सेज थे, अनलिमिटेड वांट्स थी, तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आ गया ताकि तुम डिसीजन ले सको। तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी हमारे पास डेफिनेशंस है, आई से सारी याद करने की जरूरत नहीं है, सारी याद करने की जरूरत नहीं है, कोई 2-3 डेफिनेशन याद कर लो, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कौन सी करनी है। सबसे पहले एडम स्मिथ की। भैया एडम स्मिथ तो पिताजी हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उन्होंने वेल्थ की डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, ये जरूर याद करके जाना। इनकी जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, बहुत ज्यादा फेमस बुक है, मतलब इकोनॉमिस्ट कोई भी बड़े से बड़ा है अगर, ठीक है, कोई बहुत फेमस टीचर हो, कोई भी हो, उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन डेफिनेटली पढ़ रखी होगी। कोई भी अच्छा टीचर इकोनॉमिक्स का बनता ही नहीं है
वेल्थ ऑफ नेशन पढ़े बिना, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन बहुत ज्यादा अच्छी फेमस बुक है। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ अ कंट्री, ये इन्होंने डेफिनेशन दी है, ठीक है। वेल्थ की डेफिनेशन है कि कंट्री की वेल्थ के बारे में पता करते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि अगेन हमें देखो अपने रिसोर्सेज का जो है एलोकेशन करना होता है, कितना रिसोर्स कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, उसके लिए हमें ऑब्वियसली अपने रिसोर्सेज का स्टडी करना है, वेल्थ का हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। स्कैरसिटी डेफिनेशन है, इन्होंने दी है, लायनल रॉबिन्स ने दी है। इट इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, ठीक है। वही बोल रहे हैं कि स्कैरसिटी की हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है कि तुम 1000 रुपए में मूवी भी देख सकते हो, खाना भी खा सकते हो, है ना। तो क्या हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। एक ग्रोथ डेफिनेशन है बाय पॉल सैमुअल्सन, ठीक है, इसको भी तुम पढ़ सकते हो, काफी लंबी डेफिनेशन है, अगर नहीं याद करना चाहते हो सिर्फ पढ़ के चले जाना, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of how man and the society chooses with or without the use of money to employ scarce productive resources, ठीक है। कहते हैं इकोनॉमिक्स में हमारे लोग, हमारी सोसाइटी चूज करती है कि हम अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें, ठीक है, सो दैट हमारे जो स्कैर्स रिसोर्सेज है जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं टू प्रोवाइड वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम। कहते हैं कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं इकोनॉमिक्स में कि हमारे जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, जो हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके देंगे, इनको हम कैसे एलोकेट करें सच दैट हमें अलग अलग चीजें बना सके, हम कमोडिटीज, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बना सके, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके कंजम्पशन के लिए, अभी भी फ्यूचर में भी कंजम्पशन के लिए उन प्रोडक्ट्स को बना सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके अमंग वेरियस पीपल एंड द ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। सिंपल भाषा में बोला जाए वही मतलब है कि स्कैर्स रिसोर्सेज है, उन स्कैर्स रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज भी है, उनको कैसे एलोकेट करें सो दैट हम उससे एक अच्छा बेनिफिशियल कुछ निकाल सके, कुछ प्रोड्यूस कर सके, अपने लोगों के बीच में बांट सके, आज के लिए भी फ्यूचर के यूज के लिए भी, ठीक है जी। अब रिसोर्सेज क्या है, स्कैर्स है, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। और तीसरा हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आता था, तीसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आता था कि हम लोगों की क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है, हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, तीसरा मेरा ये प्रॉब्लम आता था, ठीक है। अगला आता है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो हमारी कौन से टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है, तो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखो क्या क्या आता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आएगा, कोई भी दूसरी टाइप ऑफ एक्टिविटी जो तुम पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो तुम पैसे के लिए कर रहे हो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सब कुछ तुम पैसे के लिए करते हो, और इसी वजह से यहाँ पर जो है तुम ये सभी चीजों को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करते हो। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में तुम क्या करते हो, दान धर्म की चीजें अपने रिलीजन, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने किसी भी लव्ड वन के लिए करते हो, ठीक है, अपनी खुद की इंटरनल खुशी के लिए करते हो, पैसे का पर्पस उसमें होता ही नहीं है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए, मैं अगर एज अ टीचर किसी बाहर वाले को पढ़ा रही हूँ तो इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं अपने घर पे अपने भाई बहन को पढ़ा रही हूँ एज देयर सिबलिंग्स, तो वो मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि उनको मैं आउट ऑफ लव पढ़ा रही हूँ कि मेरे भाई बहन अच्छा कुछ करें, मैं उनको पैसे के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक हमारे पास यहाँ पे चीजें भी हैं, कुछ एक नाम भी है। कंज्यूमर कौन होता है भैया, कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द वांट्स। अब देखो कंज्यूमर की जो कंजम्पशन है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है, क्योंकि अगर तुम कंज्यूम नहीं करोगे, अगर तुम खरीदोगे नहीं तो कोई कुछ बनाएगा नहीं, और प्रोडक्शन क्यों हो रही है, बनाया क्यों जा रहा है, पैसा कमाने के लिए। तो टेक्निकली अगर कंजम्पशन नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, तो कोई पैसा कभी कमा नहीं पाएगा। तो इसलिए कंजम्पशन को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, क्योंकि यहीं से तो सारा कुछ खेल स्टार्ट होता है। अगर आज सब लोग बोल दें कि मुझे एप्पल नहीं कंज्यूम करने, इस दुनिया में हर कोई बोल दे हम एप्पल कंज्यूम नहीं करेंगे, तो जो एप्पल बेचने वाले लोग होंगे वो कभी एप्पल बेच ही नहीं पाएंगे, उनका तो धंधा खत्म हो जाएगा, वो जीरो पे आ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। सो कंजम्पशन इज द रूट कॉज जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी चल रही है, उसकी वजह से ही प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सब उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड कोई भी बिजनेस अगर चलता है, शुरू होता है, वो बंद हो जाता है काफी बारी, क्यों हो जाता है, क्योंकि कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा है ना। तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही वो बिजनेस नहीं चलता, बंद हो जाते हैं। तो कंज्यूमर कौन होता है, जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, खरीदता है अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको कौन कर रहा है, कंज्यूमर्स कर रहे हैं।
प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है। ही इज द वन हु प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। ये अपने पैसे कमाने के लिए, सोलली सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, नॉट आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ एनी केयर, नो अदर रीजन, ओनली इसकी ये पैसे कमाने के लिए कर रहा है, ताकि पैसा कमा सके, अपना घर चला सके, अपना बढ़िया घर बना सके, सब कुछ अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से जी सके। तो प्रोडक्शन करने वाला कौन होता है, प्रोड्यूसर होता है। अब यहाँ पर ये समझ लेना कि जो कोई प्रोडक्शन करता है उसको ना टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, उनको हम शॉर्ट में FOP बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको हम बोलेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं, एक प्रोड्यूसर की मदद करते हैं उसका सामान प्रोड्यूस करवाने में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होता है, सबसे पहले होता है लैंड। बिना लैंड के कोई कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकता। आप बोलो मैं तो वर्क फ्रॉम होम करता हूं, अरे भाई तुम्हारा घर भी तो एक लैंड है जहां बैठ के तुम काम कर रहे हो। हवा में कोई काम नहीं हो सकता, तो हर कोई एक लैंड के ऊपर से ही काम करता है। अगली चीज आती है लेबर। बिना इंसान के भी कोई काम नहीं हो सकता। अरे हम तो AI से काम करवाते हैं जी, हमारा काम तो AI करता है, पर AI को चलाने के लिए, उसकी गलतियों को सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको आदेश देने के लिए, उसको बनाने के लिए इंसान चाहिए। तो बिना लेबर के कोई काम नहीं हो सकता। अगली चीज आती है कैपिटल, यानी कि पैसा। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। पर हम तो भैया फ्री में कर रहे हैं, नहीं भाई, तुम बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें एक फोन चाहिए होगा काम करने के लिए, एक लैपटॉप चाहिए होगा, वाईफाई चाहिए होगा, इंटरनेट चाहिए होगा, आने जाने का खर्चा चाहिए होगा। बिना पैसे के फ्री में तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। इवन इफ यू थिंक कि यार मैं तो फ्री में आ रहा हूं, मैं तो घर का रेंट नहीं दे रहा हूं, नहीं, तुम हर चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें दिखता नहीं है, बट तुम्हारा वाईफाई का पेमेंट हो सकता है, तुम्हारा हर चीज के लिए तुम पेमेंट कर रहे हो। अच्छा, इवन इफ यू से मैं तो अपने घर से काम करता हूँ, तो मेरे घर का तो मैं कोई रेंट नहीं दे रहा। अरे बुद्धू, ये सोचो तुम अगर घर से काम नहीं कर रहे होते, तुम्हारा घर खाली होता, तुम घर को रेंट पे चढ़ा के पैसा कमा लेते। अब वो रेंट पे नहीं चढ़ाया हुआ घर अपना, अब तुम रेंट का पैसा नहीं कमा रहे हो, यानी कि तुम खुद वो पैसा भर रहे हो यार। तो कहीं ना कहीं तुम्हें पैसा चाहिए होगा, फ्री में कुछ नहीं हो सकता। एंड लास्टली चौथा हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है हमारा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, जिसने बिजनेस शुरू किया है, जिसका खुद का बिजनेस है, उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। तो जो भी प्रोडक्शन कर रहा है भैया, ऐसे नहीं हो सकता कि 10-15 लेबर के लोग सोचे उठ के कि चलो भैया आज कुछ प्रोडक्शन करते, नहीं। उन 10-15 लेबर के लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर चाहिए होता है, जिसके दिमाग में आइडिया होता है कि ये प्रोडक्शन करना है। वो एक पूरा प्लान बनाता है कि कैसे कैसे प्रोडक्शन होगी, और फिर वो लेबर को इकट्ठा करके लेके आता है प्रोडक्शन करने के लिए। वो लैंड को लेके आता है, वो कैपिटल को लेके आता है, वो इन सभी चीजों को इकट्ठा करके लाता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो वी नीड टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। एंड प्रोडक्शन हमारी क्या है, ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बोथ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अगली चीज आती है सर्विस होल्डर। सर्विस होल्डर का सिंपल मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो किसी दूसरे के अंडर जाके काम कर रहा है सैलरी या वेजेस पाने के लिए। अगर तुम किसी दूसरे के अंडर जाके नौकरी कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तो तुम्हें सर्विस होल्डर बोला जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, कोई भी किसी के अंडर जाके एक जॉब कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ताकि वो सैलरी और वेजेस कमा सकें, तो इनको हम सर्विस होल्डर बोलते हैं। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, जो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा बल्कि खुद अपनी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, जैसे कि एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, ठीक है, या फिर एक CA है। अगर एक CA किसी दूसरे कंपनी के अंडर जाके काम करे तो वो सर्विस होल्डर है। अगर एक CA अपनी खुद की फर्म खोल ले, अपना खुद का छोटा सा ऑफिस खोले और वहां से अपने खुद के क्लाइंट्स को खुद सर्विसेज दे, खुद बिजनेस का ओनर हो, तो वो सर्विस होल्डर है। ठीक है, इसको वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी गुड्स नहीं बेच रहे हो, यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो। ठीक है, तो वो कौन है, सर्विस प्रोवाइडर है। और तुम खुद किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, खुद अपने खुद के बिजनेस में अपनी सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, लास्टली मेरे पास स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब ये सब कुछ आपको पढ़ के क्या समझ आएगी, स्टैटिस्टिक्स क्या है भैया, कि हम नंबर्स के ऊपर जब भी काम करेंगे, ठीक है, डेटा के ऊपर काम करेंगे, दैट विल बी स्टैटिस्टिक्स। इट इज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल
डेटा, न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे जब भी आप कुछ भी डिसीजन लेने वाले हो तो उसको स्टैटिस्टिक्स में काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जिसके बाद ये वीडियो खत्म करेंगे, वो है हमारा इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स के दो तरीके के नेचर होते हैं। एक होता है कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस भी ट्रू है, और दूसरा होता है कि इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट भी ट्रू है। ठीक है, देखो साइंस में क्या होता है, साइंस की प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यानी कि तुम प्रॉपर मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो, इसमें रूल्स रेगुलेशंस लॉ सब कुछ लिखा होता है, और जो इसमें लिखा होता है वो सच होता है। ठीक है, वो होता ही होता है। ठीक है, साइंस के जैसे लॉ होते हैं, है ना। तो साइंस में तुम्हारे पास एक प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। तो इकोनॉमिक्स की क्या एक प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज है? ऑब्वियसली यस, इकोनॉमिक्स की प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ यार, तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, है ना। तो साइंस का रूल जो इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो एक साइंस की तरह से है। ठीक है, लेकिन क्या इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है? तो जी हाँ, इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है बेटा जी, इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। आर्ट क्यों बोलते हैं किसी चीज को? बेटा जब किसी चीज में तुम्हारे खुद के स्किल्स चाहिए हो, तुम्हारी खुद की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन चाहिए हो, ठीक है, तुम्हारी खुद की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन किसी चीज में चाहिए हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस जब किसी चीज में चाहिए हो, और उसके बेसिस पे तुम कोई काम करो, तो कहते हैं कि भैया ये चीज तो एक आर्ट है, ये कला है ना, ये कला है ना। तो इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी तुम्हें लॉज की तो जरूरत है ही, पर उन लॉ को तुम अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने पर्सनलाइज तरीके से अप्लाई करते हो बहुत सारी चीजों पे, और फिर उससे कंक्लूजन निकालते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स में भी अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, अपने खुद के तरीके से बहुत सारे फॉर्मूलाज, तुम्हारे पास हजारों हो सकते हैं, कौन से फॉर्मूला से क्या निकालना है और उससे क्या तुम कंक्लूजन निकाल रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स तुम्हें बता देगा डिमांड ऐसे बिहेव करेगी, सप्लाई ऐसे बिहेव करेगा, उनका आपस में रिलेशन बनाना है कि नहीं बनाना, है ना, और वो उससे क्या रिजल्ट निकालना है। वो काफी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे खुद के पर्सनल स्किल्स पे, तुम्हारे एक्सपीरियंस पे, जो इकोनॉमिस्ट जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है वो उतना अच्छा एनालिसिस कर पाता है, उतने अच्छे से चीजों के बारे में हमें बता पाता है कि इस देश में ऐसा होगा। देखो लॉ बहुत सारे हैं इकोनॉमिक्स के, तुम पढ़ते हो, माइक्रो में भी पढ़ते हो, मैक्रो में भी पढ़ते हो, पर हर इकोनॉमिस्ट बता नहीं पाता कि अगर ग्रेट डिप्रेशन आया तो वो क्यों आया, अगर इन्फ्लेशन हुई तो वो क्यों हुआ, अगर ये प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई। उसके लिए तुम्हें तुम्हारे पर्सनल स्किल्स, तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। तुम जितने एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें चीजों का उतना ज्यादा समझ है, तुमने जितनी किताबें पढ़ी हैं, तुम्हें चीजों की उतनी ज्यादा समझ है, तो तुम 4-5 अलग अलग लॉज की बात करोगे, अलग अलग फ्रेमवर्क्स लगाओगे, और फिर बताओगे कि अच्छा अमेरिका की इकोनॉमी डाउनफॉल पे आई तो क्यों आई, इंडिया की इकोनॉमी डाउनफॉल पे आई तो क्यों आई, समझ रहे हो। तो उसके लिए तुम्हारा खुद का पर्सनल आर्ट, पर्सनल कला, पर्सनल स्किल्स की भी जरूरत होती है। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स एज अ साइंस में भी बेटा हम फर्दर दो बाइफर्केशन पढ़ते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, हमारे पास एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, और एक मेरे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, और दूसरी मेरे पास क्या होती है, दूसरी मेरे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेटा तुम्हारी क्या होती है, ये ट्रुथ होती है। ठीक है, ये ट्रुथ नहीं होती है, मतलब ये तुम्हारे खुद की, ऐसा बोल सकते हो कि ये आइडियल होती है। ठीक है, मैं समझाती हूँ इसका मतलब, ये ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स होती है, ये तुम्हारा खुद का ओपिनियन होता है, इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो, इसको तुम वेरीफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसके अंदर तुम क्या करते हो, कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे असलियत बताते हो, बेसिक फैक्ट्स बताते हो, और जिसको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन इसमें तुम अपने खुद के ओपिनियंस बताते हो। जैसे डिबेट्स में होता है ना कि हम डिबेट कर रहे हैं बस बैठ के कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओपिनियन की बात होती है जिसको तुम वेरीफाई नहीं कर सकते हो। ये एक आइडियल सिचुएशन बताता है कि ये सिचुएशन सबसे बेस्ट रहने वाली है। ये कहता है मुझे नहीं पता क्या बेस्ट रहेगा, मुझे ये पता है कि एक्चुअल में क्या है, ये मुझे बताता है कि एक्चुअल में, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन 144 करोड़ है। ये आइडियल बताता है कि भैया इंडिया तो ओवर पॉपुलेटेड है। अरे भैया तुम्हें क्या पता ओवर पॉपुलेटेड है, ये तो भाई कोई कहता है यार इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, कोई कहता है नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। ये एक्चुअल बताएगा कि बीजेपी के मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आइडियल बताएगा।
कि कांग्रेस का होना चाहिए था, आम आदमी पार्टी का होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था, उसका होना चाहिए था। ये एक्चुअल बताएगा कि बीजेपी ने XYZ काम किया है। ये आइडियल बताएगा कि यार उसको कुछ और काम करना चाहिए था। ठीक है, ये बताएगा एक्चुअल में कि उन्होंने इतनी सीटें जीती हैं। ये आइडियल बताएगा, उनको इतनी सीट्स जीतनी चाहिए थी। समझ रहे हो? ये बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या बताता है? व्हाट इज, एक्चुअल में क्या है, और तुम उसको फैक्ट के बेसिस पे चेक भी कर सकते हो। व्हाट एक्चुअली इज ये बताता है व्हाट ought to be, या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए तो what should be। ये बताता है कि क्या होना चाहिए था। ये असलियत बताएगा। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई है। ये आइडियल बताएगा। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हो गया है। अरे इंडिया को सीज फायर नहीं करना चाहिए था। समझ रहे हो कि यहाँ पर मैं बस इतना बता रही हूँ कि ऐसा हुआ है। अब वो तुम देखो भैया कि ये अच्छा है ये बुरा है, मैं तो बता के चला जाऊंगा कि क्या हुआ है, और मैं फैक्ट के बेसिस पे बताऊंगा, सच बताऊंगा, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये वो डिबेट है। डिबेट में जैसे होता है ना कि एक बीजेपी का मंत्री बैठा है, कांग्रेस का मंत्री बैठा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं होता है। वो अपना ओपिनियन बताएगा, वो बीजेपी को ही अच्छा बताएगा, वो कांग्रेस को ही अच्छा बताएंगे, और वो एक दूसरे को बुरा ही बताएंगे। तो ये ओपिनियन है, इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। ये तुम्हारे दिमाग की आइडियल सिचुएशन ओपिनियन है जिसको तुम वेरीफाई नहीं कर सकते। इसको कहते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था, या व्हाट शुड बी। ये है कि व्हाट इज असलियत में क्या है। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो प्लीज इसको स्किप मत करके जाना। पूरे चैप्टर में से सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वो पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। कभी मैंने नहीं देखा कि इतना पूछा गया हो कंजम्पशन प्रोडक्शन के बारे में या इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन वगैरह के बारे में। इसके बारे में ऑलमोस्ट हर पेपर पूछता है, एंड स्टेटमेंट देके पूछता है कि कांग्रेस इज अ गुड पार्टी, बीजेपी इज अ गुड पार्टी। ये पॉजिटिव है, ये नॉर्मेटिव है। दिस इज नॉर्मेटिव। मेरे लिए कांग्रेस अच्छी हो सकती है, तुम्हारे लिए बीजेपी अच्छी हो सकती है, मेरे लिए बीजेपी अच्छी हो सकती है, तुम्हारे लिए आम आदमी पार्टी अच्छी हो सकती है। इट डिपेंड्स, ओके, इट्स माय ओपिनियन। ठीक है ना? तो स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि कौन सी में क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरे का पूरा मेरा चैप्टर होता है खत्म। आज हमने क्या पढ़ा? स्टैटिस्टिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, जो कि सिंपल सा छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा टॉपिक था, बहुत आसान था, बहुत सिंपल था। ठीक है, मंडे वेंसडे फ्राइडे को याद रखना 4 बजे अकाउंट्स आ रहा है, 7 बजे अपना इको बीएसटी आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पूरे लेक्चर में से कोई भी डाउट है तो अभी के अभी जाके कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछो। आई प्रॉमिस तुम्हारे डाउट्स का सोल्यूशन होगा, तुम्हें आंसर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स मिल जाएंगे, डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहां जाके डाउट्स पूछो। हम वहां पे 1 to 1 हर डाउट का आंसर करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे डाउट्स हो, ऐसा नहीं कि बेतुका सा डाउट हो। ठीक है, कोई अच्छे से डाउट से जरूर पूछो। ठीक है, कहीं भी डाउट है, कोई टाइम स्टैंप लगा के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो टाइम स्टैंप के साथ डाउट पूछो, हम आपके डाउट्स का आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने कमेंट्स जरूर हमें बताओ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें ग्रो करने में हेल्प करो। अगर ऐसा चाहते हो कि और अच्छा ऐसा ही सेम क्वालिटी का कंटेंट आता रहे, हमें ग्रो करने में हेल्प करो। मिलते हैं जी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।